सॉरी, गलती से रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई, तो इसीलिए वैसे तो एक रिकॉर्डिंग में ये चैप्टर हो जाता है, लेकिन अब इसके 2 पार्ट आएंगे, तो मेरे को वापस रिकॉर्डिंग ऑन करनी पड़ी है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दोनों अलग अलग लेक्चर्स में अपलोड करूँगा। चलो, बटन दब गया कोई मेरे से। हाँ, अगला पॉइंट आता है पावर टू अपॉइंट ऑथोराइज्ड कंट्रोलर। अब जहाँ पे गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड कर रही है इस कमोडिटीज़ की, वहाँ पे प्राइस को कंट्रोल करने के लिए कि वाकई में ये प्राइस फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको किसी ना किसी ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो वो उसी के बारे में बात कर रहा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नेसेसरी पावर टू ऑथराइज एनी पर्सन that is known as authorized controller when it is considered necessary for maintaining or increasing the production and supply of essential commodities। तो ये क्या करता है, प्रोडक्शन को, उसकी सप्लाई को, और कितनी रखनी है उसकी सप्लाई, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इसको कंट्रोल करता है कि यार कोई प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर दे, कोई प्रोड्यूसर सप्लाई को रोक के तो नहीं बैठा हुआ है। ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो मार्केट के अंदर प्राइसेस डिस्टर्ब होंगी, कम प्रोड्यूस करेगा तो भी डिस्टर्ब होंगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या करता है, मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। ठीक है, इसको ये इसको ये लुक आफ्टर करते हैं। द ऑथराइज्ड कंट्रोलर शैल एक्सरसाइज सच फंक्शन ऑफ कंट्रोल as may be provided in the order with respect to the whole or any part of such undertaking engaged in the production and supply of the commodity। जो भी फंक्शन, जो भी पावर्स उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली हुई हैं, उस पावर के एम्बिट के अंदर ही वो ये सारा काम करेगा। या तो पूरे प्रोडक्शन को, या पूरे पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन को, या खाली सप्लाई को ही अगर उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है जिस वजह से प्राइसेस कंट्रोल हो जाएंगी, तो वो उतना ही काम करेगा जितने पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए उसको वहाँ पर अपॉइंट किया गया है। So he will authorize in order with the functions or in order with the instructions that is given to him by the central government. He shall not have any power to give any direction in consistence with the provisions of any act। जो भी कानून के अंदर लिखा हुआ है, एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर लिखा हुआ है, उसके अलावा उसके अगेंस्ट में वो कोई भी डायरेक्शन इशू नहीं कर सकता, और कोई भी अल्ट्रा वायरस एक्ट या उसके पावर के बाहर में कोई भी एक्ट वो नहीं कर सकता है। ठीक है, The undertaking shall be carried on in accordance with any direction given by the authorized controller। जो authorized controller बोलेगा regarding the direction that is given to him। क्या क्या डायरेक्शन यहाँ पे हो सकते हैं, भैया इतना प्रोडक्शन करो, इतना प्रोडक्शन कर दिया तो इतना मिनिमम स्टॉक रखो, इतना मिनिमम स्टॉक रख दिया तो इतना कम से कम तो मार्केट में बेचो। ये सारी बातें सप्लाई से रिलेटेड और प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन डिसाइड करेगा, ऑथराइज कंट्रोलर उसके लिए लुक आफ्टर करेगा। The person who is responsible to function as a manager of the undertaking or part of it shall comply with such direction। तो जो डायरेक्शन यहाँ पर ऑथराइज कंट्रोलर उस कंपनी को दे रहा है, उसके मैनेजर को दे रहा है, then he is responsible to follow the direction of that authorized controller। ठीक है, अगला आता है कॉन्फिस्केशन ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़। उसके अंदर आता है सर्च एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। अब सर्च, सीजर एंड कॉन्फिस्केशन, सॉरी, सीजर एंड कॉन्फिस्केशन के बारे में तो शायद मैंने तुमको एक हिस्ट्री में जब अपनी क्लास हुई थी तो मैंने समझाया था दैट व्हाट इज़ सीजर एंड व्हाट इज़ कॉन्फिस्केशन। देखो यहाँ पे एक बार मैं लिखा हुआ है, वापस उसको पढ़ देता हूँ तो समझ में आ जाएगी, बात रिकॉल हो जाएगी। द वर्ड सीज मीन्स टू टेक possession contrary to the wishes of the owner of the property that is handing the property will be taken forcibly from the owner। आपकी प्रॉपर्टी आपसे जबरन वापस ले ली गई बिना आपकी मर्जी के, दैट इज़ नोन एज सीजर। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बड़े सुंदर से म्यूज़ियम में गए, ठीक है, और तुम क्या कर रहे थे, वहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ था दैट फोटोग्राफी इज़ प्रोहिबिटेड, फिर भी तुमने वहाँ पे जा कर के फ़ोटो खींची। अब क्या होगा, तुम कुछ फ़ोटो खींच रहे थे और वहाँ के एक गार्ड ने तुमको फ़ोटो खींचते हुए देख लिया, क्या होगा, तुम्हारा फ़ोन छीन करके वो अपने पास जेब में रख लेगा। दैट इज़ नोन एज सीजर, दैट इज़ नोन एज सीजर। उसने तुम्हारा फ़ोन सीज कर लिया।
कॉन्ट्री टू योर विशेस, तुमने चला के बोला कि नहीं सर देखो मैं फ़ोटो खींच रहा था, आप मेरा फ़ोन ले लो, नहीं, उसने तुमको फ़ोटो खींचते हुए देखा और तुमसे फ़ोन ज़बरदस्ती छीन लिया, तुम क्या है, कॉन्ट्रेरी टू द विशेस ऑफ द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, दैट इज़ नोन एज सीजर। अब सीजर होने के बाद में उसने क्या किया, फ़ोन अपने पास रख लिया और बोला कि अब आपको आपका फ़ोन नहीं मिल सकता है, दैट इज़ नोन एज कॉन्फिस्केशन, दैट इज़ नोन एज कॉन्फिस्केशन, कि सीज तो होगा साथ साथ में कॉन्फिस्केट भी हो जाएगा, तुमको वापस वो नहीं मिलेगा। सो दैट मीन्स कॉन्फिस्केशन शुड प्रोसीड सीजर, कॉन्फिस्केशन हमेशा सीजर के बाद ही होना चाहिए या होता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है वर्ड्स का और इनसे जुड़े हुए काम का। द कॉन्फिस्केशन मीन्स हैंडिंग ओवर द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी टू द पब्लिक ट्रेजरी, फिर वो सरकारी खजाने में जमा हो गया तुम्हारा फ़ोन, उसको वो बेच देंगे, उसका जो भी रिकवरी का पैसा होगा वो गवर्नमेंट के पास में चला जाएगा, ठीक है। On seizure of essential commodities, the report of seizure is prepared and sent to the डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एक बार उसका सीजर होता है तो उसकी एक रिपोर्ट बनती है और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसके पास में उसकी रिपोर्ट जाती है। कलेक्टर में डायरेक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीज कमोडिटी बिफोर हिम, वो बोलेगा कि भैया मेरे सामने लेकर के आओ क्या सीज कमोडिटी है, मैं डिसाइड करता हूँ क्या करना है इसका। इफ कलेक्टर सेटिस्फाइड द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, he may pass order for confiscation of essential commodities or seized along with packages in which such essential commodity is found। अगर उसको लगता है कि हाँ वाकई में इस एक्ट का कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ है तो वो क्या करेगा, उसको कॉन्फिस्केशन करने का या उसको कॉन्फिस्केट करने का ऑर्डर पास कर देगा। ना केवल उस कमोडिटी को कॉन्फिस्केट करने का ऑर्डर वो पास करेगा बल्कि उसको भी कॉन्फिस्केट करने का ऑर्डर पास करेगा जिस ट्रांसपोर्ट के साथ में या जिस साधन के साथ में वो माल लेकर के आया गया, जिस ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल की मदद से वो माल लेकर के आया गया है उसको भी यहाँ पर कॉन्फिस्केट किया जाएगा। मान लो गधे पे बिठा के लेके आए, गधा कॉन्फिस्केट हो गया, घोड़े पे लेके आए, घोड़ा कॉन्फिस्केट हो गया, किसी कंटेनर में लाए, वेसल में लाए, वो कॉन्फिस्केट हो जाएगी या कोई भी कन्वेंस जिसकी मदद से उन गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया गया है। इन केस ऑफ सीजर ऑफ गुड्स और फूड ग्रेन्स और एडिबल ऑयल सीड्स, इनके सीजर के केस के अंदर क्या होगा, कलेक्टर कांट गिव ऑर्डर फॉर कॉन्फिस्केशन, उस केस के अंदर कलेक्टर जो है वो कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास नहीं कर सकता। ओनर फॉर एनी एनिमल व्हीकल और वेसल और कन्वेंस शुड बी गिवन ऑप्शन टू पे फाइन नॉट एक्सीडिंग द मार्केट प्राइस एट द डेट ऑफ सीजर इंस्टेड ऑफ कॉन्फिस्केशन। तो उस केस के अंदर, कौन से केस के अंदर सर, ये जो अपना फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड्स और ये इनके इसके अंदर, इसके अंदर अगर कॉन्फिस्केशन अगर आपको करनी होती है तो यहाँ पे कलेक्टर कॉन्फिस्केशन नहीं कर सकता है। प्लस इसका सीजर तो हो गया, अब वो वेसल, वो कन्वेंस जिसकी मदद से इन गुड्स को लेकर के आया गया, उसका जो ओनर है वो कोई और पर्सन है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई दूसरा पर्सन होगा जिसको मैंने लिया कि भैया मेरे माल को यहाँ पहुँचा दे, माल रास्ते में जमा हो गया। अब वो बेचारा आदमी, उसकी तो गाड़ी, उसका घोड़ा या उसका कोई भी व्हीकल जो है वो क्या हो गया, जब्त हो गया। अब उस पर्सन के पास में ऑप्शन है कि अपने उस जब्त व्हीकल को क्या कर सकता है, वो छुड़वा सकता है। उसको छुड़वाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो गुड्स आप उस व्हीकल के अंदर, उस कन्वेंस के अंदर लेकर के आ रहे थे, उन गुड्स की मार्केट वैल्यू कब, कौन से दिन, ऑन द डेट ऑफ सीजर, नॉट ऑन द डेट ऑफ कॉन्फिस्केशन बट ऑन द डेट ऑफ सीजर, जो भी उस गुड्स की मार्केट वैल्यू थी वो एज अ फाइन आप पे करो चुपचाप और अपने गुड्स को छुड़वा लो, अपनी गाड़ी को या अपने कन्वेंस को छुड़वा लो, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। फिर आता है इशू ऑफ शो कॉज नोटिस बिफोर पासिंग एन ऑर्डर फॉर कॉन्फिस्केशन, owner of essential commodity package, animal vehicle conveyance or other way conveyance is required to be given notice in writing। obviously notice एक जाएगा writing में। notice should state ground for confiscation, उसके अंदर रीज़न बताए जाएंगे कि आपका गुड्स क्यों कॉन्फिस्केट किया जा रहा है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी, उसके बाद में ही कॉन्फिस्केशन होगा, कोई ज़बरदस्ती कॉन्फिस्केशन नहीं होता है, ठीक है। नेचुरल जस्टिस हर जगह फॉलो होती है। नो ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन, अब एक यहाँ पे रिलैक्सेशन और दिया गया है। नो ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन कैन बी मेड इफ द ओनर ऑफ द कॉन्फिस्केटेड एनिमल, व्हीकल, वेसल और अदर कन्वेंस proves to the satisfaction of the collector that the said moves of transport owned by him
were used in carrying the essential commodities without his knowledge or connivance of himself or his agent, if any and each of them shall had taken the necessary precaution against such use। वो ये बोल दे कि इसने हमको ये सब नहीं बताया कि ये गुड्स किस पर्पज़ के लिए ट्रांसफ़र कर रहा है, या हमारा जो व्हीकल है उसको किस पर्पज़ के लिए ले रहा है, इन गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ले रहा है, और हमें नहीं मालूम था ये गुड्स यहाँ से ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, ना ही हमें ये मालूम था कि ये एसेंशियल कमोडिटी है या इसके ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर रोक लगी हुई है। मुझे भी नहीं पता था, जिसने ये गाड़ी भाड़े पर दी मेरा एजेंट, उसको भी नहीं पता था। ये सारी बातें अगर वो प्रूव कर दे, कलेक्टर अगर सेटिस्फाई हो जाए, तो उस केस के अंदर कॉन्फिस्केशन नहीं होती, इवन उसको फाइन भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अपील अगेंस्ट कॉन्फिस्केशन, अब इसके अंदर अपील क्या होगी, कहाँ जा सकते हो आप अपील करने के लिए। एनी पर्सन अग्री बाय ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन, यानी कि यहाँ पे कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर कौन दे रहा है, कलेक्टर देता है। अगर आप उसके ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हो, कहाँ जाओ, स्टेट गवर्नमेंट चले जाओ, सीधी सी बात है। कब जा सकते हो, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर जारी होने के 1 महीने के अंदर अंदर स्टेट गवर्नमेंट आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी हियरिंग की, कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले। अगर आपके फेवर में डिसाइड हुआ तो आपको उस पर्टिकुलर जो कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी है उसका पोजेशन आपको वापस मिल जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो आपको टू रिटर्न द, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिटर्न द कॉन्फिस्केटेड गुड, अगर पॉसिबल नहीं है कि ये कॉन्फिस्केटेड गुड वापस आपको दिया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है पेरिशेबल नेचर का हो, देन ही शैल बी पेड प्राइस ऑफ द कमोडिटी कैलकुलेटेड एज पर द एक्ट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। तो उस केस के अंदर आपको जो है उसका जो भी मार्केट प्राइस होगा वो आपको सरकार अपनी जेब से देगी अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। तो सर अगर वो हार गया, तो बेटा हार गया तो वैसे भी कॉन्फिस्केशन हो गया। ठीक है, यहाँ बात जीतने की होगी, हारने की नहीं, क्योंकि हारने के केस में तो हमको मालूम है कॉन्फिस्केशन के अंदर तो वैसे भी ऑर्डर जारी कर रखा है कलेक्टर ने। ठीक है। सेल ऑफ सीज कमोडिटी, अब सरकार भी लेकर के करेगी क्या उसका, ठीक है, वो देखते हैं। कलेक्टर में मेक एन ऑर्डर फॉर द सेल ऑफ एसेंशियल कमोडिटी ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट ऑफ सीजर और इंस्पेक्शन ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी एंड इट फॉर्म्स एन ओपिनियन दैट इट इज सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड स्पीडी डीके, पेरिशेबल नेचर का, बहुत जल्दी खराब होता है, इसको फटाफट बेचो। इट इज़ नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट, ज़रूरी भी है बेचना। कलेक्टर में मेक एन ऑर्डर फॉर सेल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, अब उसको वो ऑर्डर जारी करेगा कि यार इस कमोडिटी को तो सेल करो, आप कॉन्फिस्केट हो गई है, सीज हो गई है, इसको सेल करो, कॉन्फिस्केशन करने जितना भी टाइम नहीं है, बेचो इसको, पेरिशेबल नेचर की है। कौन सी प्राइस के ऊपर बिकेगा, कंट्रोल प्राइस के ऊपर, जो भी डिसाइड करी हुई हो उसका ऑक्शन होगा, या फिर ये सरकार की जो राशन की दुकानें होती हैं, रिटेल की जो राशन की दुकानें होती हैं, वहाँ पे बेचा जाएगा इसको। डिस्पोजल ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ये सेल प्रोसीड जो भी इसकी आएंगी वो सरकार के पास में जमा कर दी जाती है। सेल प्रोसीड्स ऑफ इसेंशियल कमोडिटी सोल्ड शैल बी पेड टू द ओनर इन द फॉलोइंग कंडीशन, अब कुछ कंडीशन के अंदर उसकी सेल प्रोसीड्स को किसको दिया जाता है, ओनर को दिया जाता है। अब बेटा अगर कॉन्फिस्केशन का काम चल रहा है, कॉन्फिस्केशन के तहत अगर आपके गुड्स को बेचा गया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सीजर के केस के अंदर गुड्स को बेचा गया बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ पेरिशेबल नेचर ऑफ द गुड्स, तो उस केस के अंदर कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे आपको उसका पैसा रिटर्न मिलेगा। वेयर नो ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन इज पास बाय द कलेक्टर, जैसा मैंने बताया अभी कोई ऑर्डर आपका कॉन्फिस्केशन का पास नहीं हुआ, खाली सीजर का पास हुआ है। वेयर इन प्रोसिक्यूशन फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द ऑर्डर द पर्सन कंसर्न्ड इज एक्विटेड, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, आप पूरे इस इल्ज़ाम से, एसेंशियल कमोडिटी के इल्ज़ाम से बरी हो चुके हो, लेकिन आपके गुड्स तो सीज हुए हुए थे क्योंकि वो नेचुरल डीके के थे, इसीलिए उसको बेचना पड़ा। ऑल एक्सपेंस इनकर्ड इन सेल प्रोसीड शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम अमाउंट पे टू द ओनर, जो भी बेचने के लिए खर्चा लगा, किसी एजेंट को अपॉइंट किया, कोई ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया जिसके थ्रू इन गुड्स को सेल किया गया, उस सारा खर्चा इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया है, सीजर एंड कॉन्फिस्केशन, इसको तुम रीड कर लेना, जैसे मैंने समझाया वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अगला पॉइंट जो आता है स्पेशल थोड़ा सा इसके अंदर है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से पूछा जा सकता है वो इन्हीं 2 टॉपिक्स में से पूछा जा सकता है। वैसे तो और भी टॉपिक है पर ये इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के अंदर 2 बातें आती हैं। सबसे पहला तो आता है नेचर ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी
कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। कॉग्निजेबल मतलब बिना वारंट के आपको उठा करके लेके जाएंगे, और नॉन बेलेबल है आपकी ज़मानत नहीं होगी। A cognizable offense is one where under CPC or under any law in force a police may officer may arrest any person without warrant। बिना वारंट के अरेस्ट हो सकते हो। Court can take cognizance of any offense punishable under this act if following conditions are fulfilled। कोर्ट इस केस के अंदर कॉग्निजेंस तब लेगी जब कुछ कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो। अब ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कोर्ट कॉग्निजेंस का मतलब कोर्ट खुद इस केस के बारे में जानकारी लेगी और उसको प्रोसिक्यूट करेगी। रिपोर्ट इन राइटिंग इज मेड बाय पब्लिक सर्वेंट। कोई सरकारी नौकर अगर पब्लिक सर्वेंट अगर राइटिंग में दे दे कि सर ये ऐसा ऐसा हुआ है, एसेंशियल कमोडिटी का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, तो प्रेजेंस ऑफ मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब मुझे नहीं मालूम तुम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पर मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड और अ क्रिमिनल माइंड। कोई पर्सन जिसने कोई क्राइम किया है उसका माइंड गिल्टी है, ठीक है, ही इज ऑफ द गिल्टी माइंड। दैट देखो गिल्टी माइंड का मतलब कि देखो क्राइम की 2-3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला तो होता है इंटेंशन, कि मेरा इंटेंशन है कोई क्राइम करने का। दूसरा होता है प्रिपरेशन, मैंने इंटेंशन तो था, साथ साथ में मैंने क्राइम करने के लिए तैयारी भी करी। तीसरा होता है अटेम्प्ट, आपने कोई क्राइम अटेम्प्ट किया। इन तीनों स्टेजेस के अंदर मेंस रिया होगा। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका माइंड जो है वो क्रिमिनल थॉट के साथ में काम कर रहा है। योर माइंड इज गिल्टी। सो मेंस रिया का मेन मतलब यही है, उसका वर्ड मीनिंग यही है, दैट गिल्टी माइंड, ठीक है। So it is basically a mental element of a person's intention to commit a crime or knowledge that one's action would constitute a crime। ये मेंटल स्टेट है जिससे पता पड़ता है कि हाँ ये पर्सन का इंटेंशन था कोई क्राइम करने का, जानबूझ करके उसने ये क्राइम किया। तो सिमिलरली उसको अगर मैं इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से अगर लिंक करूँ तो उस पर्सन का जानबूझ करके ये इंटेंशन था। जहाँ पर गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि आप इसकी स्टॉकिंग नहीं कर सकते, इसका आप ओवर प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसकी सप्लाई के अंदर आप कोई होर्डिंग वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपने किया, तो उस केस के अंदर क्या हुआ, आपने कॉन्ट्रावेंशन जानबूझ करके करी। अब योर माइंड इज गिल्टी, मेंस रिया अगर प्रूव हो गया तो फिर आपको यहाँ पर क्या होगा, सज़ा हो सकती है। मेंस रिया मीन्स गिल्टी माइंड। मेंस रिया इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस। ये यहाँ पे सब इसने खुद बोल दिया है। So, Supreme Court has held in a case of Nathulal versus State of MP that mens rea is an essential ingredient of an offence punishable under Section 7 of the Act. If it means if a dealer of essential commodity believed bona fide that he could sell it without infringement of any order under Section 3, he does not have a guilty mind। अब उसको नॉलेज ही नहीं था कि जो सेक्शन 3 के अंदर ऑर्डर्स गवर्नमेंट जारी कर सकती है उसके ऊपर कोई ऑर्डर जारी हुआ है, और उसका अगर उसने कोई कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था कि कोई ऑर्डर इशू हुआ है, ये कमोडिटी बेचना इलीगल ऑफेंस नहीं है, ये बातें उसको पता ही नहीं थी, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एज अ गिल्टी माइंड। पता था फिर भी किया, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ गिल्टी माइंड, हेंस मेंस रिया इज प्रूव्ड इन दैट केस। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के और एक केस के अंदर भी बोला इन्होंने, नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के अंदर, दैट mens rea is an essential ingredient of an offence that is punishable under section 7 of the act। अब इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो दैट इज ऑफेंस बाय कंपनी। कंपनी के केस के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कोई कंपनी एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर डील करती होती है ना, फूड ग्रेन्स बनाने वाली, मैन्युफैक्चर करने वाली और सेल करने वाली कंपनीज, तो उस केस के अंदर ऑफिसर इंचार्ज जो भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस वो रिस्पॉन्सिबल होगा। स्पेशल कोर्ट क्या होती हैं, सिविल कोर्ट हैज़ नो पावर टू इशू इंजंक्शन ऑर्डर और एनी अदर रिलीफ फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। सिविल कोर्ट को यहाँ पर पावर नहीं है, तो इस इसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए एक स्पेशल कोड बना हुआ है जो कि नोटिफिकेशन पास किया गया ऑफिशियल गैजेट के अंदर, उसके हिसाब से वो वन कोर्ट काम करती है। स्पेशल पावर्स होती है, उसके अंदर एक सिंगल जज होता है जो कि हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। ऑल ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्रायबल ओनली बाय द स्पेशल कोर्ट। जो भी ऑफेंसेस होंगे सारे स्पेशल कोर्ट के अंदर ट्रायल होगा उसका। स्पेशल कोर्ट हैज सेम पावर एज मजिस्ट्रेट हैज़ अंडर सीपीसी। जो पावर सीपीसी के पास में, मजिस्ट्रेट के पास में होती हैं, वही पावर यहाँ पर स्पेशल कोर्ट के पास में भी होगी।
वही यहाँ पे फिर बेल वगैरह भी वो सब दे सकते हैं, स्पेशल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट भी यहाँ पर बेल दे सकती है अगर कोई स्पेशल ऑर्डर हाई कोर्ट जारी करे उस कोर्ट के ऊपर। मिसलिनियस प्रोविजन, अटेम्प्ट एंड अबेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट अगर कोई देता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट होगा। कोई बुक्स रिकॉर्ड्स अगर आपसे मांगेगा और अगर आपने नहीं दिए तो आपको यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ठीक है। आपको यहाँ पे फ़ाइन पे करना पड़ सकता है, ठीक है। वो इसके बारे में बता रखा है, फ़ाइन वगैरह वाला पॉइंट है, तुम एक बार इसको रीड कर लेना। तो इसी के साथ में तुम्हारा इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक हम चालू करेंगे उसका नाम होगा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। ओके, सो अभी आज थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, 2 लेक्चर बने हुए, 2 लेक्चर में अलग अलग अपलोड करूँगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, ठीक है, ताकि तुमको कन्फ्यूज़न नहीं हो, क्योंकि ये आज ही के एक ही लेक्चर की कंटिन्यूटी के अंदर है, लेकिन वो गलती से पॉज हो गया था तो इसीलिए ऐसा हुआ, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर।